हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपने पिछले लेसन से आगे स्टडी करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंडीशंस को स्टडी किया था। हमने पढ़ा कि किस तरह 7 ईयर्स वार और अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प के कारण फ्रेंच इकोनॉमी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई और उस पर एक बहुत बड़ा डेट चढ़ गया। फ्रेंच सोसाइटी के 3 डिवीजन्स स्टेट्स में पहले 2 स्टेट जो रिच थे उनसे टैक्स लिया ही नहीं जाता था और सबसे पुअर क्लास थर्ड स्टेट जो हैंड टू माउथ स्टेज यानी घोर गरीबी में था बच्चों, उससे टैक्स लिया जा रहा था। इसके कारण इस थर्ड स्टेट में काफ़ी असंतोष था और इनमें जो एजुकेटेड और थोड़े रिच लोग यानी मिडिल क्लास के लोग थे वे इस अन्यायपूर्ण सिस्टम को बदलने की बात सोच रहे थे। उस समय के फिलोसोफर्स जॉन लॉक, रूसो, कैंट, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर ने पीपल राइट, एडमिनिस्ट्रेशन से चर्च का सेपरेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आइडियाज़ को अपनी बुक्स, न्यूज़पेपर्स के जरिए फ्रेंच पब्लिक में पहुंचाया और इस तरह फ्रांस में आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। आइए अपने आज की वीडियो लेसन में हम लोग रिवॉल्यूशन की शुरुआत को डिटेल में स्टडी करें। तो बच्चों, फ्रांस की खस्ताहाल इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए एकमात्र उपाय था किंग लुई 16 के पास कि वह टैक्सेस को इंक्रीज़ करे। पर बच्चों, ओल्ड रिजीम में फ्रांस में किंग को नए टैक्स इम्पोज करने, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए अपने तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से बनने वाले स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। हाँ, यह मीटिंग कब बुलानी है, यह एक्सक्लूसिव राइट किंग के पास था। इस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट्स को एक एक वोट देने का अधिकार था बच्चों, जबकि थर्ड स्टेट 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था, फिर भी उसके पास सिर्फ एक वोट ही होता था। इसलिए स्टेट जनरल में पहले 2 स्टेट्स का ही बहुमत यानी मेजॉरिटी होती थी और इस तरह थर्ड स्टेट जनरल में अपनी मांगें, अपने आइडियाज़ कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। बच्चों, लुई 16 ने अपने फिनांस मिनिस्टर नेकर की एडवाइस के अनुसार स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जो 175 ईयर्स यानी 1614 से ही नहीं बुलाई गई थी। 5 मई 1789 को न्यू टैक्सेस इम्पोज करने के प्रपोजल पर वोटिंग के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। वर्साय के पैलेस का बड़ा सा हॉल इसके लिए चुना गया। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए थे, जबकि थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए थे। ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस यानी रिच मिडिल क्लास के लोग थे बच्चों। पीजेंट्स और लेबर क्लास के लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से रोक दिया गया था, उनकी एंट्री पर रोक थी। हालांकि उनकी शिकायतों और मांगों पर 40,000 लेटर्स ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ ले गए थे, है ना। ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों के, वो उनका 40,000 लेटर्स का कलेक्शन था उनके पास, है ना, जिसमें जनरल पब्लिक जो थी उनकी शिकायतें और मांगें थीं। बच्चों, किंग लुई 16 पुराने तरीके जिसमें तीनों स्टेट्स को एक वोट देने का राइट था उसी से वोटिंग करवाना चाहता था, पर थर्ड स्टेट के वे 600 लोग इस अन्यायपूर्ण वोटिंग प्रोसेस को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल रेशनल और लॉजिकल डिमांड रखी कि सभी 1200 पीपल को पर्सनल वोटिंग राइट दिए जाएं, है ना, इस बार, और कुल 1200 में मेजॉरिटी काउंट किया जाए। मतलब इन लोगों का प्रपोजल था बच्चों कि हम लोग जितने आदमी हैं, है ना, 300 जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं, है ना, क्लर्जी और नोबल क्लास के, और 600 जो आम पब्लिक के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन सभी को एक एक वोट का अधिकार दिया जाए और उसके आधार पर मेजॉरिटी डिसाइड किया जाए। अब एक बात तो बिल्कुल फिक्स थी बच्चों कि ऐसा होने पर थर्ड स्टेट की जीत तय थी वोटिंग में और फिर टैक्सेस को बढ़ाना या न्यू टैक्सेस इम्पोज करना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि थर्ड स्टेट इसके अगेंस्ट ही वोटिंग करता, क्योंकि आखिरकार यह टैक्स सिर्फ उन्हीं पे तो लगना था।
हर पर्सन को वोटिंग राइट का यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थर्ड स्टेट को रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिला था। क्योंकि किंग और पहले दो स्टेट्स को थर्ड स्टेट के लोगों की खराब स्थिति, उनके डिमांड से कोई मतलब नहीं था बच्चों, और वे पुअर इकोनॉमी से उबरने का सारा बोझ थर्ड स्टेट पर डालने के लिए पहले से ही डिटरमाइंड थे, लुई 16 ने सभी 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स को एक वोट के प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और निराशा और क्रोध से भरे थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली से वॉकआउट कर गए, यानी बिना वोट किए इसका बहिष्कार करके बाहर निकल गए। बच्चों, थर्ड स्टेट के ये चुने गए 600 रिप्रेजेंटेटिव्स स्वयं को पूरे फ्रांस की जनरल पब्लिक की आवाज़ समझते थे। स्टेट असेंबली से वॉकआउट के बाद ये 20 जून 1789 को वर्साई पैलेस के ही इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल्ड हुए और मिराबो और एबे सायस के नेतृत्व में खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते जो मोनार्क यानी किंग के पावर्स को लिमिट कर दे, इस असेंबली को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, तब तक ये असेंबली बनी रहेगी। इस नेशनल असेंबली के लीडर्स मिराबो और एबे सायस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि ये थर्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। मिराबो एक नोबल फैमिली यानी फर्स्ट स्टेट और सायस एक पृष्ठ था यानी सेकेंड स्टेट से आता था, लेकिन ये दोनों इक्वलिटी में बिलीव करते थे बच्चों। फ्यूडल पावर्स को ये ख़त्म करना चाहते थे। सायस ने इस पर एक पैम्पलेट भी लिखा बच्चों जिसका नाम था व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। बच्चों, उधर नेशनल असेंबली वर्साई में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी और इधर फ्रांस की पुअर पब्लिक पेट की आग से जल रही थी, क्रोध में उबल रही थी। खराब विंटर हेल यानी ओलावृष्टि ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी थी। रही सही कसर ब्रेड की जमाखोरी और कालाबाजारी ने पूरी कर दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, उनकी मदर्स ज़बरदस्ती शॉप्स में घुस गई। इस बीच किंग ने आर्मी को पेरिस में घुसने का ऑर्डर दे दिया और फिर वह हुआ जो आप फर्स्ट पेज पर पाते हैं। आर्मी को पेरिस में घुसना ये एक फैक्ट था बच्चों, पर यह र्यूमर भी इसके साथ फैल गया कि किंग आर्मी को सिटीजन्स पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। यह र्यूमर पब्लिक में खलबली और गुस्से की आग भड़काने के लिए काफ़ी था। पेरिस का टाउन हॉल जो लोकल गवर्नमेंट कोर्ट सेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था स्टूडेंट्स, उसके सामने लगभग 7000 मैन एंड वुमेन जमा हुए और अपनी मिलिट्री फॉर्म करने का डिसाइड किया और आर्म्स के लिए वे बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ज़बरदस्ती घुस गए। बहुत सारे लोगों का ग्रुप पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की ओर बढ़ा और बास्टिल जो बहुत बड़ा जेल था उस पर अटैक कर दिया। जनरल पब्लिक बास्टिल को किंग के अत्याचारों का सिंबल मानती थी और उससे हेट यानी घृणा करती थी, क्योंकि यहाँ किंग के खिलाफ बोलने वालों, है ना, न्याय के लिए आवाज़ उठाने वालों को यहाँ पर बंद किया जाता था इस जेल में। क्योंकि बास्टिल एक जेल था तो रिवॉल्ट करने वाले लोगों को वहाँ एमिनेशन का, है ना, मतलब हथियारों का बहुत बड़ा स्टोर मिलने की उम्मीद थी। बास्टिल को डिमोलिश यानी पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया और इसके फ्रेगमेंट्स यानी अवशेष को उन लोगों में बेच दिया गया जो उसकी बर्बादी का सोवेनियर यानी यादगार चिन्ह रखना चाहते थे। बास्टिल का कमांडर मार डाला गया और सभी 7 प्रिजनर्स को छुड़ा लिया गया। इसके बाद बच्चों पेरिस में राइट्स का यह सिलसिला थमा नहीं, विलेजेस में भी रिवॉल्ट्स होते रहे। सबसे ज़्यादा विद्रोह गरीब लोगों द्वारा ब्रेड के हाई प्राइस के अगेंस्ट हो रहा था। जैसा मैंने बताया कि ब्रेड की कालाबाजारी हो रही थी, जमाखोरी हो रही थी, है ना, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए उनकी माँओं को भी विरोध करना पड़ा, है ना, वे ज़बरदस्ती शॉप्स में एंटर की, है ना, और वहाँ ब्रेड की लूटपाट हुई। विलेजेस में यह र्यूमर फैला बच्चों कि मैनर जो फ्यूडल लॉर्डशिप के लैंडेड स्टेट थे ने उनकी तैयार फसलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिगेड्स यानी डाकुओं को हायर किया है। डरे हुए लोगों ने फील्ड्स में काम करने वाले औजारों जैसे होज, पिच फॉक्स को सीज कर लिया और सैटो जो टैक्स वसूलने वाले मैनर के लॉर्ड्स के बड़े बड़े महल थे उन पर अटैक कर लिया। उन्होंने
ग्रेन्स के स्टोर्स लूट लिए और उन पर बकाया टैक्सेस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए। इस समय इन रिवॉल्यूशनिस्ट्स का ऐसा खौफ था बच्चों कि बहुत सारे नॉबल्स अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए और नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट करने लगे। और बच्चों फाइनली लुई 16 ने रिवॉल्ट्स की पावर को समझा, है ना। उसने समझ लिया कि ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है, इसके भयंकर परिणामों को उसने समझ लिया और नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ कर लिया उसने, और अपने पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चेक यानी कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया। और बच्चों फिर वह हुआ जो कुछ समय पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। फ्रांस में 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने यह डिक्री यानी आदेश पारित किया कि टैक्सेस की वसूली का फ्यूडल यानी सामंती सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेट यानी नॉबल्स और क्लर्जी के प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार छीन लिए गए बच्चों। चर्च द्वारा वसूले जाने वाले टाइद टैक्स को भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के अधिकार में जो लैंड्स थे उनको जब्त कर लिया गया। और इस तरह बच्चों फ्रांस की डूबती हुई इकोनॉमी को 2 बिलियन लिब्रे की कीमत के एसेट्स प्राप्त हुए। बच्चों इससे आपको फ्रांस की बुरी प्लानिंग समझ में आ रही होगी। सोचिए, जो नोबल क्लास और क्लर्जी इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक था उसको टैक्स फ्री रखा गया था। अगर उनसे टैक्सेशन किया जाता तो फ्रांस पर चढ़ा उतना बड़ा कर्ज बहुत पहले उतर चुका होता। तो बच्चों आज का लेसन यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने समझने मिला होगा। आपने रिवॉल्यूशन के फैक्टर्स और रिवॉल्ट्स को अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे किस तरह फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में डेवलप किया। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपने लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस, शेयर्स और कमेंट के रूप में अपने इस चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।